बिहार में भूमिहार लंबे समय से बीजेपी का कोर वोटर बना रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी का ये आधार दरकता दिखाई दे रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता आरके सिंह के बयानों ने भूमिहारों को और नाराज कर दिया है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से भूमिहारों को अपने पाले में लाने के लिए कोशिश भी तेज कर दी गई है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के किले में सेंध लगा दी है। उनकी A to Z की सियासत ने बीजेपी के किले को बुरी तरह से कमजोर कर दिया है। वैसे तो बिहार में भूमिहार आबादी 3% के करीब है, लेकिन इस समाज का जबरदस्त दबदबा माना जाता है और यही कारण है कि सियासी दल इस समाज को उनकी संख्या की तुलना में कहीं ज्यादा टिकट देते हैं, क्योंकि भूमिहार समाज दूसरे वर्ग को भी प्रभावित करता है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे बीजेपी के कोर वोट बैंक में महागठबंधन ने लगा दी है सेंध। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में राजनीतिक पारा चरम पर है। एक तरफ मुद्दों की लड़ाई है और दूसरी तरफ अगड़े और पिछड़े वर्ग की सियासत छिड़ गई है। अगड़ी जातियों में गिने जाने वाले भूमिहार समुदाय ने बीजेपी को मजबूती से वोट दिया है अभी तक। ऐसे में बीजेपी ने लगभग 32 भूमिहार उम्मीदवारों को टिकट दिया है, यानी बीजेपी को उम्मीद है जैसा पहले भूमिहार उसके साथ खड़ा दिखाई दिया है वैसे ही इस बार भी दिखाई देगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महागठबंधन की तरफ से भी लगभग 15 भूमिहारों को टिकट दे दिया गया है। ऐसे में जातिगत राजनीति के बीच भूमिहार समुदाय किस ओर झुकेगा, इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। भूमिहार समुदाय पारंपरिक रूप से बीजेपी को वोट देता आया है, लेकिन इस बार कई सीटों पर भूमिहार बनाम भूमिहार की लड़ाई छिड़ गई है, जिससे हर दल इन्हें अपनी ओर खींचने में जुट गया है। हालांकि पिछले करीब 2 दशकों की बात की जाए तो इस जाति का झुकाव बीजेपी की तरफ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बिहार की राजनीति में खासकर सवर्णों में भूमिहार ही लालू मुखर विरोध का केंद्र बिंदु बना हुआ है। पर इस चुनाव में अपनी रणनीति में बदलाव लाते हुए तेजस्वी यादव ने एनडीए के कोर वोट बैंक को तोड़ने के लिए सवर्णों को टिकट दिल खोल कर दिया है। अब किस तरह से भूमिहार नाराज हैं और कैसे वो आरजेडी की तरफ या महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं, इस पर आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि आखिर राज्य में भूमिहार जाति कितनी है। तो 2023 में संपन्न हुए जातिगत जनगणना के अनुसार भूमिहार जाति की आबादी राज्य की कुल आबादी का 2.86% है। आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार सवर्णों में भूमिहार जाति के सबसे ज्यादा अधिक 27.58% परिवार गरीब पाए गए हैं। बावजूद इसके बिहार के राजनीतिक दलों ने भूमिहार जाति के कुछ 47 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कई सीटों पर जैसा कि हम बता चुके हैं भूमिहार बनाम भूमिहार की लड़ाई देखने को मिल रही है, जिनमें मोकामा, केसुआ, बरबीघा, बेगूसराय, मटिहानी, बिक्रम और लखीसराय जैसी सीटें शामिल हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ कांग्रेस ने भूमिहार प्रत्याशी अमरेश अनीश को उतार दिया है। ऐसे में जहां 2 भूमिहार प्रत्याशी हैं, वो सीटें हॉट सीट में तब्दील हो गई हैं। तो पटना के विक्रम विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसा ही मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान विधायक सिद्धार्थ सौरभ का सामना अनिल कुमार से है और दोनों ही भूमिहार जाति से हैं। सिद्धार्थ सौरभ पूर्व में कांग्रेस विधायक थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस तरह मुकाबला टक्कर का है और दोनों तरफ से जोरदार प्रचार भी चल रहा है। लेकिन यहाँ जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा है, अब विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर बिहार में भूमिहार समुदाय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको बता दें कि बिहार में भूमिहार समुदाय का राजनीतिक प्रभाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा भूमिहार थे। बिहार के जातिगत सर्वे में भूमिहार की जनसंख्या 2.9% बताई गई है। भूमिहार सियासी रूप से एकजुट रहते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग 51% भूमिहारों ने एनडीए को ही वोट दिया था, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 19% वोट मिले थे और इसी पर महागठबंधन ने इस बार बड़ा दांव चल दिया है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भूमिहार समाज के 15 सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी भूमिहार समुदाय से आते हैं, लखीसराय से विधायक हैं। साल 2020 के चुनाव में कुल 21 भूमिहार समुदाय के विधायक चुनाव में जीते थे। बीजेपी ने 14 भूमिहार प्रत्याशियों को टिकट दिया था, जिसमें 8 जीते। जेडीयू ने 8 को टिकट दिया था, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की और एनडीए के 14 विधायक भूमिहार समुदाय से आते हैं। महागठबंधन से करीब 6 विधायक भूमिहार समुदाय से हैं और साल 2015 में बीजेपी से 9, जेडीयू से 4 और कांग्रेस से 3 भूमिहार विधायक चुने गए थे। दरअसल विक्रम में दोनों उम्मीदवारों की अदला बदली हुई है। सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस से विधायक थे, लेकिन उन्होंने पाला बदला। इसके बाद अनिल कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए। अनिल कुमार 3 बार के विधायक रह चुके हैं और बीजेपी से टिकट ना मिलने पर 2020 में उन्होंने स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर 52,000 वोट
हासिल कर लिए थे। वहीं कांग्रेस की बैठकों में ये चर्चा है कि इस बार भूमिहार महागठबंधन की तरफ आ सकते हैं और इसके संकेत भी तेज है। कांग्रेस के भूमिहार नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के अनुसार इस बार महागठबंधन कई भूमिहार बहुल सीटों पर अपना वर्चस्व मजबूत करेगा। श्री बाबू, जो बिहार के प्रथम और इकलौते भूमिहार मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार के बाद कोई भूमिहार मुख्यमंत्री नहीं बना। भूमिहार लोगों की भागीदारी सत्ता बनाने और सरकार गिराने दोनों में रही है। भूमिहार लोग पढ़े लिखे हैं और जमीन जायदाद भी रखते हैं। ये जाति जमीन से जुड़ी होने के कारण दूसरों को भी प्रभावित करती है और इसी सब को देखते हुए तेजस्वी यादव ने आधा दर्जन से ज्यादा भूमिहारों को टिकट दिया है। इसलिए पहले जैसी स्थिति इस बार नहीं रही है। बिहार के विक्रम, पाली, जहानाबाद, मोकामा, मुंगेर, बेगूसराय, नवादा जैसे इलाकों में भूमिहार वोटरों का प्रभाव अच्छा खासा है और कहा जाता है कि जिस तरफ वो झुकते हैं वो जीतता है। तो एक मुख्य सवाल कि आखिर क्या कारण है कि राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, खासकर एनडीए और महागठबंधन 3% से भी कम वोट वाले समुदाय को लुभाने में इतनी ताकत लगा रही हैं? तो इसका जवाब भूमिहारों के ऐतिहासिक और पारंपरिक महत्व में छिपा हुआ है। पारंपरिक रूप से भूमिहारों की गिनती सवर्णों में यानी ब्राह्मणों के जैसे होती है। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में उनकी काफी ताकत रही है। भूमिहारों की मौजूदगी पूरे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अरवल, जहानाबाद, ओल्ड गया और ओल्ड शाहबाद इलाका, मोकामा और मुंगेर का इलाका, बेगूसराय और लखीसराय और बरैया का इलाका और मिथिलांचल क्षेत्र में समस्तीपुर में ये बहुसंख्यक हैं। अक्सर भूमिहारों की शादी ब्राह्मणों के साथ होती है और इस तरह इन्हें दो गमीय समुदाय कहा जाता है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी के प्रति अपनी निष्ठा जताने वाला भूमिहार समुदाय बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में महागठबंधन की ओर रुख करेगा? तो जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आते जा रहे हैं, भूमिहार समुदाय खुद को दोराहे पर पाता है। एक तरफ बीजेपी का इस समुदाय का लंबे समय से चला आ रहा संबंध उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाता है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन का आक्रामक प्रचार इस बात का संकेत है कि बदलाव की हवा चल रही है। कई नेता जैसे अनिल कुमार और सिद्धार्थ सौरभ ने अपनी पार्टी बदल ली है। ये दिखाता है कि भूमिहार राजनीति अब पहले जैसी स्थिर नहीं रही है। भूमिहार प्रत्याशियों के एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने से मतदाता अपनी उम्मीदों और शिकायतों के आलोक में मौजूदा विकल्पों पर विचार करेंगे। यानी इस बार जाति को देखकर वोट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनकी दिक्कतें क्या हैं और उसको पूरा कौन कर सकता है, कौन उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है, उसकी तरफ भूमिहार शिफ्ट हो जाएगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव में अगर भूमिहारों के वोट का बंटवारा होता है तो निश्चित ही इसका सीधा नुकसान एनडीए को होगा और इसका फायदा महागठबंधन को होगा, क्योंकि पहले एकजुट होकर एनडीए की तरफ जाता रहा है। तो महागठबंधन ने इस बार भूमिहारों को ठीक ठाक प्रतिनिधित्व देकर एनडीए के वोट बैंक में सींध लगाने की कोशिश की है। तेजस्वी ए टू जेड की बात कर सामाजिक समीकरण साधना चाहते हैं ताकि आरजेडी के आधार वोट को विस्तार दिया जाए। आगामी विधानसभा चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग का कितना फायदा महागठबंधन को और कितना नुकसान एनडीए को होता है, ये तो आने वाले चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।